नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे भावी परीक्षा में आने वाले हैं या फिर जो हमारी विगत वर्षों के जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आ चुके हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह वीडियो में संकलन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो कि आधारित होगा गुप्त साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों पर। तो जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 है यह। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात प्रवर सेन ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। आइए देख लेते हैं गुप्त वंश के जो राजा रहे हैं उनका क्रम। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका सही जवाब है श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया घटोत्कच। कौन? घटोत्कच। इसके बाद आया घटोत्कच। इसके बाद कौन था घटोत्कच के बाद? इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम इसके बाद आया। और उसके बाद कौन आया चंद्रगुप्त प्रथम के? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त आया चंद्रगुप्त के बाद। चंद्रगुप्त प्रथम है ये। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया, और समुद्रगुप्त के बीच में आया था रामगुप्त, जो कि बहुत कमजोर शासक था। कौन सा? रामगुप्त। यह जो है बहुत कमजोर शासक था, इसकी गिनती नहीं की जाती है, ना ही इतना ज्यादा क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है। अब इसके बाद कौन आया समुद्रगुप्त और रामगुप्त के बाद? तो इसके बाद आया यहाँ का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है इसके बाद आया विक्रमादित्य। इस तरह से इसमें जो है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये सारे बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये इसका सही जवाब है। तो इसके बाद कौन आया? उसके बाद आया कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन आया? कुमारगुप्त के बाद दोस्तों जानते हैं कौन आया? स्कंदगुप्त। कौन आया? स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त के बाद आया। और स्कंदगुप्त के बाद कौन आया था? तो पुरुगुप्त। पुरुगुप्त आया। पुरुगुप्त आया। अब उसके बाद कौन आया था पुरुगुप्त के बाद? तो पुरुगुप्त के बाद दोस्तों आया था कुमारगुप्त द्वितीय। कौन? कुमारगुप्त द्वितीय। अंतिम शासक कौन था इसका? अब ये इतना ज्यादा यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम शासक इसका था, अंतिम शासक इस जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। तो यह जो है सारे इनका जो है जो शासक रहे हैं उसका क्रम रहा है। श्रीगुप्त पहला रहा, घटोत्कच रहा, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम रहा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद बीच में थोड़े समय के लिए रामगुप्त आया, जो कि बहुत कमजोर शासक था। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आया, उसके बाद कुमारगुप्त आया, फिर स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त। ये नीचे के शासक जो है इनसे नहीं पूछा जाता है प्रश्न, ऊपर के ही महत्वपूर्ण जो शासक है उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अंतिम शासक इसका विष्णुगुप्त था। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात प्रवर सेन। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन है दोस्तों, वह जो है किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग पहले से जानते होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो गुप्त वंश का शासन है, क्या है? गुप्त वंश का शासन यह कब से कब तक रहा है? तो यह जो है 275 से ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक, 250 ईस्वी तक या इसका शासन रहा है गुप्त वंश का। इस मध्य में इनका शासन रहा है। जानते हैं दोस्तों, गुप्त वंश में जो स्त्रियों की दशा थी पहले की अपेक्षा बहुत निम्न दशा हो गई थी। यानी कि स्त्रियों की दशा निम्न थी। स्त्रियों की जो दशा थी गुप्त वंश में, काफी स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। दशा में क्या हुआ? गिरावट आई।
किसके? स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। गुप्त वंश का जो शासन था 275 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य चला, और इसमें जो स्त्रियों की दशा थी उसमें उत्थान ना होकर के बल्कि गिरावट आई। इस काल में क्या होता था? गुप्त वंश में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। क्या? देवदासी प्रथा का प्रचलन था यहाँ गुप्त वंश में। प्रचलन, यह जो है देवदासी प्रथा का प्रचलन था। इसके अलावा ये सारे जो क्वेश्चन है यह पूछे गए हैं, इन्हीं को हमने फैक्ट के तौर पे बनाया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का जो शासक है, शासन चला है 275 से लेकर के 250 ईस्वी तक, और स्त्रियों की दशा में इसी काल में यानी गुप्त काल में गिरावट ही आई। यहाँ पर देवदासी का प्रथा था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन क्या किसे कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन दोहरा गया है, दोहरा उठा है, तो इसका है समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद की प्रशस्ति, इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद की, इलाहाबाद की, उसमें पता है क्या है? इलाहाबाद की प्रशस्ति में, प्रशस्ति मतलब होता है दोस्तों प्रशंसात्मक लेख। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशंसात्मक, प्रशंसा पूर्वक जो लेख लिखे होते हैं, प्रशंसात्मक लेख जो है, यह जो है प्रशस्ति होता है। ये लेख को कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया है इस समुद्रगुप्त को? तो जो समुद्रगुप्त है इसे पता है क्या कहा गया है समुद्रगुप्त को? तो इसे जो है इसके विजयों का वर्णन है इसमें। क्या? इसके विजय का वर्णन है इसमें। वर्णन है किसमें? इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन है। इसमें यह है कहा गया है कि समुद्रगुप्त को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। क्या कर नहीं करना पड़ा? कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। सामना किसे? समुद्रगुप्त को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये जो है यह लिया गया है। तो ये इससे संबंधित जो फैक्ट है इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखा करिए ताकि यह फैक्ट भूले ना। तो ये जो प्राचीन भारत का नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त है। इलाहाबाद प्रशस्ति यानी प्रशंसात्मक लेख इसे कहा जाता है में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। कभी भी समुद्रगुप्त को हार का सामना नहीं करना पड़ा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? निम्नलिखित में से किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था वह था देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था वह था क्या? देवगुप्त जो है चंद्रगुप्त का नाम था। यह इसका सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी पता है आप लोगों को? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी उसे जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कौन? कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था? नालंदा की स्थापना। क्या? नालंदा स्थापित किया था इस कुमारगुप्त प्रथम ने, नालंदा की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों एक इसमें और फैक्ट बनता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसे क्या कहा जाता है पता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ऑक्स ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान इसे कहा जाता है। किसे? इस नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। महायान हीन यान किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो बौद्ध धर्म की ये संप्रदाय हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। जबकि जो है गुप्त काल में बौद्धों के उत्थान में यानी बौद्ध धर्म के उत्थान में गिरावट ही आई है, और इसलिए यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को जो कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था, इसी नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जो इसमें इसका सवाल है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। क्या धारण किया था? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और गुप्त राजाओं का क्या होता था पता है? गुप्त राजा जो होते थे दोस्तों, गुप्त राजा ये क्या करते थे? गुप्त राजा यह जो है परमेश्वर, ये सारी उपाधियां धारण करते थे। परमेश्वर, उसके अलावा महाराजा धीराज। कौन? महाराजा धीराज, ये महाराजा धीराज। इसके अलावा परम भट्टारक, परम भट्टारक,
ये बहुत ज्यादा आडंबरपूर्ण पूर्व मतलब आडंबरपूर्ण जो है उपाधियां थी, इसे जो है ये अपने नाम के आगे ये उपाधि धारण करते थे। इस समय क्या होता था, गुप्त राजा ये सारे उपाधि को क्या करते थे, धारण करते थे। परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, भागवत, ये सारी जो उपाधियां हैं ये गुप्त राजा धारण करते थे। इस काल में क्या होता था, जो सिक्के होते थे गुप्त काल में, सिक्के, सिक्कों पर किसका चित्र अंकित होता था गुप्त काल में, तो देवी लक्ष्मी का, देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित होता था इस गुप्त काल में सिक्कों पर। किसका, देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित होता था इस काल में। अच्छा एक चीज और बताइए आप लोग, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि जैसे इसका जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्त राजाओं में जो प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति थी, प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति, स्थानीय, प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण, यह क्वेश्चन इसमें बनता है, कैसी थी वह। तो इसमें क्या था दोस्तों पता है, इसमें ऐसे था कि ग्राम था, ग्राम, ग्राम के बाद उससे बड़ी इकाई क्या थी, बीथी, बीथियां, इसके बड़ी इकाई बीथियों के बाद क्या था, विषय, विषय के बाद जैसे आज के जो जिले हैं उसे विषय तक माना जाता था। उसके बाद था भुक्ति, भुक्ति माने प्रांत, जैसे आज के जो हमारे प्रांत हैं। भुक्ति के बाद सबसे ऊपर राज्य होता था, क्या, ग्राम, बीथियां, विषय, यानी राज्य जो है कई भुक्तियों में बटा होता था, भुक्ति कई विषयों में, भुक्ति माने प्रांत, विषय माने जिला, जिला जो है कई कई छोटे जिले कह सकते हैं या फिर विकासखंड टाइप के कह सकते हैं, यह जो है बटा था। और बीथिया कई ग्रामों में बटा था। इस तरह से इसका जो है विभाजन किया गया था। यानी कि कई विषय किसमें बटे थे, कई विषय सॉरी, जो कई विषय होते थे अर्थात जिलों में विभाजित होते थे, और प्रत्येक विषय को वीथियों में जैसे कि बताया, और वीथियों को किसमें, ग्रामों में बांटा गया था। यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो परम भागवत की उपाधि जिसने धारण की थी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों कि परम, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला आप लोग जानते ही हैं, समुद्रगुप्त है। इसी के तहत हम नेक्स्ट देखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और सी, यानी समुद्रगुप्त और अशोक दोनों ही इलाहाबाद स्तंभ से क्या है, जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। समुद्र इलाहाबाद स्तंभ से दोनों ही जुड़े हुए हैं। कौन कौन, समुद्रगुप्त और अशोक दोनों। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना देता है। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वह किसके शासन के बारे में जानकारी देता है, तो वह जो है इलाहाबाद अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। किसके शासन के बारे में, समुद्रगुप्त के शासन के बारे में यह इलाहाबाद स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ क्या है, यह जानकारी देता है। अच्छा इसमें एक प्रश्न बनता है कि गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, गुप्त साम्राज्य का, जो गुप्त साम्राज्य है दोस्तों उसका सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, वह होता था कुमारा मात्य। कौन, कुमारा मात्य, यह जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता था। कौन, यह कुमारा मात्य क्या होता था, सबसे बड़ा अधिकारी होता था। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कुमारा मात्य होता था। इस काल में क्या होता था, पुरोहितों को, पुरोहितों को क्या किया जाता था पता है, पुरोहितों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी। क्या, कर मुक्त भूमि दी जाती थी। भूमि क्या की जाती थी, दी जाती थी। किसको, पुरोहितों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, पुरोहितों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी। यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का फैक्ट है। गुप्त काल की जो स्वर्ण सिक्का था, गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्का सिक्का था, स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था, स्वर्ण सिक्के को, तो उसे जो है गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को दिनार की क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। तो गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी कुमारमात्य होता था, पुरोहितों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, और इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वह जो है समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है
किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन बी अर्थात समुद्रगुप्त के बारे में। यह प्रयाग प्रशस्ति जो है जानकारी देता है, किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देता है। आइए हम देख लेते हैं कुछ अभिलेख और उनसे जुड़े शासक। शासक और अभिलेख। शासक देख लेते हैं, अभिलेख देख लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जिसमें पहला देखेंगे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, इनसे जुड़ा कौन सा अभिलेख है? इनसे जुड़ा मंदसौर। कौन सा? मंदसौर अभिलेख है। दूसरा हम देखेंगे एरड़ अभिलेख, सॉरी, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कुमारगुप्त प्रथम से? जो है इसमें जो है ये समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित एरड़ अभिलेख है। कौन? एरड़ समुद्रगुप्त से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य इनको कहा गया ना। चंद्रगुप्त द्वितीय से जो संबंधित अभिलेख है वह उदयगिरि का अभिलेख है। कौन सा? उदयगिरि का अभिलेख। यह जो है चंद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, ये तो चंद्रगुप्त हो गया। पतिक, पतिक से संबंधित कौन सा अभिलेख जुड़ा है? पतिक, तो पतिक से संबंधित जो है तक्षशिला अभिलेख। कौन सा? तक्षशिला अभिलेख जो है पतिक से संबंधित है। तक्षशिला अभिलेख पतिक से संबंधित जुड़ा है। तो कुमारगुप्त प्रथम से मंदसौर अभिलेख है, समुद्रगुप्त से एरड़ अभिलेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय से उदयगिरि अभिलेख है, पतिक से जो है तक्षशिला अभिलेख जुड़ा है। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा का क्या नाम था? कौशल के शासक का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात महेंद्र नाम था। क्या नाम था? महेंद्र नाम था। जानते हैं इस काल में यानी कि गुप्त काल में, गुप्त काल में क्या था? गुप्त काल में सती प्रथा का प्रचलन था। क्या? सती प्रथा का प्रचलन, प्रचलन था, प्रचलन था। गुप्त काल में सती प्रथा का प्रचलन था। यह इससे संबंधित फैक्ट है। इस काल में क्या हुआ दोस्तों? इस काल में जो है गुप्त काल में जो है भागवत, भागवत या वैष्णव, भागवत या वैष्णव धर्म का उत्थान था। क्या था? धर्म आगे था, अधिक प्रभावी था। इस काल में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय को बहुत आगे किया गया और बौद्ध धर्म या इस काल में गिरावट के दौर में रहा है। यह इससे संबंधित फैक्ट है। गुप्त काल में सती प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ में निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाला जो अभिलेख है उसमें किसका लेख मिलता है? किसका लेख मिलता है, जिक्र मिलता है? तो वह जो है ऑप्शन ए है अर्थात जहांगीर का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? जहांगीर का उल्लेख मिलता है इस समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। आइए शासक और उनकी रानियां देख लेते हैं। शासक और रानियां, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। शासक की रानियां कौन कौन सी थी? तो आइए हम देख लेते हैं। तो इसमें कुमारगुप्त प्रथम की रानी कौन थी? कुमारगुप्त प्रथम, इसकी रानी कौन थी? कुमारगुप्त प्रथम की। तो कुमारगुप्त प्रथम की रानी अनंत देवी थी। कौन? अनंत देवी। कुमारगुप्त प्रथम की रानी अनंत देवी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थी दोस्तों, उसकी रानी जो है कुबेर नागा थी। कौन? कुबेर नागा। यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी, कुमार नागा। कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी थी। अच्छा, चंद्रगुप्त की रानी कौन थी? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त की जो रानी थी दोस्तों वह कौन थी? तो चंद्रगुप्त की जो रानी थी कुमार देवी थी। कौन? कुमार देवी जो है चंद्रगुप्त की रानी थी, कुमार देवी। अब समुद्रगुप्त की रानी कौन थी? तो समुद्रगुप्त की जो थी दोस्तों, समुद्रगुप्त की वह थी दत्ता देवी। कौन? समुद्रगुप्त की रानी दत्ता देवी थी। दत्ता देवी जो है समुद्रगुप्त की रानी थी। तो कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा थी, और चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी थी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी थी। और प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई है? पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि दी गई है। किसे? समुद्रगुप्त को पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर क्या किया गया है? समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को क्या किया गया है?
समुद्रगुप्त को क्या किया गया है? सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये इससे संबंधित फैक्ट है। पृथ्वी में प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दिल्ली की जो ये प्रसिद्ध कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, यह जो है किसकी स्मृति में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात चंद्र। चंद्र की स्मृति में यह दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ है। अब दिल्ली के कुतुब मीनार के पास जो खड़ा एक लौह स्तंभ है दोस्तों, उसमें चंद्र नामक किसी राजा का वर्णन है। चंद्र नामक क्या है? चंद्र नामक राजा का क्या है? वर्णन है। अब यह चंद्र नामक राजा है कौन? तो इसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया है। इसे ही क्या माना गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया है। चंद्र नामक जो राजा का वर्ण है उसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, गुप्त राजवंश, यानी ऑप्शन सी, गुप्त राजवंश जो है हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अब समुद्रगुप्त ये क्या हुआ था कि राजवंश जो है वह गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से विचलित हुआ। क्या हुआ इसका? जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके उत्तराधिकारियों में जो अस्कंदगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? अस्कंदगुप्त था, जो है द्वितीय का अस्कंदगुप्त था। इसने क्या किया? इसने जो है हूणों का बड़े ही अच्छे से जो है सामना किया। अस्कंदगुप्त ने क्या किया? हूणों से बड़ा सामना किया, हूणों को मतलब वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के जो गुप्त शासक होते हैं, उसके बाद वाले गुप्त शासक वह हूणों के सामने नहीं खड़े हो पाए, हूण उनको पराजित करते चले गए। हूण एक अच्छे योद्धा थे दोस्तों, और वह जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से उत्तम धनुर्धर कहे जाते थे। वह जो है कि मतलब भारत में बहुत ही सफल हुए थे हूण। और गुप्त शासकों ने क्या किया कि उन्होंने मतलब वहां के जो गुप्त शासक के सामंत थे, उन्होंने राजाओं को कमजोर बना दिया। इसलिए इस वंश का क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे विनाश हो गया। तो चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था स्कंद गुप्त, उसने जो है हूणों को बड़े ही आसानी से, बड़े ही कड़े मुकाबले में उसको जो है टक्कर दिया। लेकिन उसके बाद के जो गुप्त शासक थे वह हूणों के सामने खड़े नहीं हो पाए। तो ऐसा राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ वह गुप्त राजवंश था। दोस्तों आज का यह वीडियो रहा जो कि संबंधित है गुप्त साम्राज्य से, इसका यह पार्ट 1 है दोस्तों। फिर से एक नए पार्ट के साथ हम मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो आपको किसी भी तरह से लगता है कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।